अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो 16 मार्च 2025 को पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के क्लब्ड एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम लोगों की प्रिपरेशन में आपको असिस्ट करने के लिए लर्न अप पाकिस्तान पर हम प्रिपरेटरी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है ये फोकस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के ऊपर। प्रीवियस हमारा वीडियो पीरा एक्ट 2024 को कवर कर रहा था, उससे पहले हमने इंग्लिश को कवर किया था, देन इस तरह से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को हम वेरियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाएंगे, इसी चैनल पर आपको पीरा के हवाले से तमाम सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ डिटेल में मिल जाएंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस्ड है। बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो है वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त आप क्वेश्चंस वो देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि विच एंटिटीज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैंने आपको डिस्क्रिप्टिवली भी पढ़ाया है और स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 7 में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस की थी। अब यहाँ वो पूछ रहा है कि कौन सी एंटिटीज जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में, रियासत की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ऑप्शन नंबर सी लोकल अथॉरिटीज विद टैक्सेशन पावर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेट की डेफिनेशन में ये तीन के तीन ऑप्शंस जो है इसमें जो बताएगी, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, लोकल अथॉरिटीज विद टैक्सेशन पावर ये भी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। स्टेट की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 7 में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 8 से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल जो आर्टिकल 8 में बताया गया है, ये एमसीक्यू से रिलेट करता है कि व्हाट हैपेंस टू अ लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है उसके साथ क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, बिकम्स वाइड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जब भी ये लेक्चर मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को मेरे जवाब देने से पहले पॉज करना है और अपने पास इसका दुरुस्त जवाब नोट करना है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स से कि अब तक आपने तकरीबन अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी होगी और ये क्वेश्चंस, ये लेक्चर्स आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे उस सारी प्रिपरेशन का। तो आपने सवाल हल होने से पहले उसका जवाब अपने पास नोट करना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके कितने सवाल ठीक हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच लॉज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 को जब हमने पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर इन डेरोगेशन विद है, इनकंसिस्टेंट है उसके साथ, तो वो वाइड हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कानून में हमेशा एक एक्सेप्शन, एक प्रोविजो क्लॉज एग्जिस्ट करती है और उसमें भी बताया गया था कि कौन कौन से कवानीन अगर फंडामेंटल राइट्स के मनाफी भी हों, उसके अगेंस्ट भी हों, उसके साथ इनकंसिस्टेंट भी हों, तो वो वाइड नहीं होंगे। तो यहाँ उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछता है कि क्या वो इकोनॉमिक लॉज हैं, क्या वो आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस से रिलेटेड लॉज हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड लॉज हैं, ये ट्रेड से रिलेटेड लॉज हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस से रिलेटेड, सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो जो है वो वाइड नहीं होगा वो कानून। उसके बाद विद इन हाउ मेनी आवर्स मस्ट एन अरेस्टेड पर्सन बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। मैंने सीआरपीसी पढ़ाते हुए भी आपको ये बताया, पीरा एक्ट पढ़ाते हुए भी आपको ये जो है वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल, ये प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है और तमाम के तमाम कवानीन में ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है 24 आवर्स है। 24 घंटे के अंदर हर गिरफ्तार किए हुए शख्स को आपने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अच्छा, इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अगर आप पीरा के हवाले से प्रिपरेशन में कंफ्यूज हैं या अपनी इस एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं या उसको एसेस करना चाहते हैं, तो हम आप तमाम स्टूडेंट्स को MCQ मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप इस नंबर पर मैसेज करने के बाद, व्हाट्सएप करने के बाद इनरोल कर सकते हैं। इस वक्त उस पर अप टू 70% स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ चाइल्ड टू वर्क इन हैजर्डस जॉब अंडर आर्टिकल 11। अच्छा, आर्टिकल्स मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपके जहन में रह जाएं।
सिर्फ और सिर्फ आपसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स में चंद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जब मैंने डिस्क्रिप्टिवली आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, मैंने बता दिया था कि ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में इनका आर्टिकल नंबर आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरीके से स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 7 में, इसी तरीके से आर्टिकल 9 आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल 11 पूछा जा सकता है, आर्टिकल 14 पूछा जा सकता है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके नंबर और ये आर्टिकल किस बारे में है, ये दोनों चीजें आपको एक वक्त में याद होनी चाहिए। बाकी ये सारे सेक्शंस को, चैप्टर्स को आपको नाम से याद करने की जरूरत नहीं है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सारी चीजें एक वक्त में याद रख सकें। तो अब यहां सवाल पूछा जाता है कि मिनिमम एज कितनी है। तो मिनिमम एज आप तमाम लोग जानते हैं कि 14 साल है। इससे कम उम्र बच्चा जो है किसी भी हज़ार्डस जॉब में जो है उसको आप जो है वो एम्प्लॉय नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि विच टाइप ऑफ लेबर इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 के अंदर जो है कौन सी लेबर को प्रोहिबिट नहीं किया गया, नॉट प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 11 इज अबाउट स्लेवरी, गुलामी एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है। तो वो कहता है कि कौन सी सर्विस जो है अगर आप उसको कंपलसरी करवाते हैं तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। फोर्स्ड अगर किसी से करवाते हैं, जबरदस्ती उसकी विल के अगेंस्ट करवाते हैं तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। सबसे पहला फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा, आपने एक चीज नोट करनी है कि ऑप्शंस पर तो आपने गौर करना है, प्लस यहां पर चेक हो रहा है कि आपने किसी भी लॉ की प्रोविजन को कितना अच्छा समझा है और पढ़ा है। तो आर्टिकल 11 को अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको अंदाजा है कि कंपलसरी लेबर आपसे या कंपलसरी सर्विस आपसे करवाई जा सकती है सिर्फ एक सूरत में कि वो कंपलसरी सर्विस और लेबर पब्लिक पर्पस के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसका ये दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंडर आर्टिकल 12 कैन अ पर्सन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम एट द टाइम इट वाज कमिटेड। तो अब यहाँ सिंपल आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तो इस पर बड़ा मैंने जोर दिया था। तो आप वीडियो को पॉज करके सोचें और उसके बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप उसको सोच चुके होंगे। तो आर्टिकल 12 में ये यहाँ सिंपल बात करने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक वक्त पर जब क्राइम कमिट हुआ है, एक ऑफेंस कमिट हुआ है या एक काम किया गया है, वो उस वक्त क्राइम नहीं था और बाद में एक कानून आता है और उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस ऑफेंस को या उस एक्ट को एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो क्या उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। मतलब आपने एक काम किया था 2014 में और उस वक्त उस काम करने को किसी भी किस्म का जुर्म नहीं समझा जाता था। 2015 में एक कानून आता है और अब जो है क्या 2014 में किए हुए काम की सजा आपको 2015 में दी जा सकती है, 2015 में आपका ट्रायल स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसका जो जवाब है वो है जी नो, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट डज आर्टिकल 14 स्टेट अबाउट ह्यूमन डिग्निटी। तो आर्टिकल 14 में ह्यूमन डिग्निटी के बारे में क्या कहा जाता है। जब हमने आर्टिकल 14 को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन डिग्निटी है दैट इज इनवॉयलेबल, और जो प्राइवेसी ऑफ होम है दैट इज ऑल्सो इनवॉयलेबल बट सब्जेक्ट टू लॉ। कानून के ताबे रहते हुए प्राइवेसी ऑफ होम जो है वो इनवॉयलेबल है, प्लस जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन है, डिग्निटी ऑफ मैन है, वो तो किसी उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है, वो तो इनवॉयलेबल है ही है। तो यहां इसका दुरुस्त जवाब है कि इट इज इनवॉयलेबल। तो ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो अब आपने याद रखना है कि आपने सबसे पहले आर्टिकल 7 के बारे में याद रखना है, आर्टिकल 8 के बारे में, आर्टिकल 9 के बारे में, उसके बाद 10A के बारे में, उसके बाद जो है आपने आर्टिकल 11 के बारे में भी याद रखना है और आर्टिकल 14 के बारे में याद रखना है। अब वैसे आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको समझ के पढ़ लेते हैं तो ये इतने ज़्यादा नहीं है, इनके नंबर याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं कि व्हाट डज आर्टिकल 15 ग्रांट टू सिटीजन्स। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है, राइट टू मूव फ्रीली इन पाकिस्तान। आर्टिकल 15 आपको ये राइट देता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट डज आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स। तो सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, ये आर्टिकल भी आप तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, के तमाम शहरी बराबर है, बगैर उनका वेल्थ स्टेटस देखे, बगैर जो है उनकी कास्ट देखे, उनकी क्रीड देखे, आपके तमाम जो शहरी हैं वो इक्वल हैं। और ये आर्टिकल 25 क्लॉज 1 आपको बताता है। उसके बाद अंडर आर्टिकल 27(1) नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव। मतलब आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन रेस की बेसिस पे, नस्ल की बेसिस पे नहीं कर सकते, मजहब की बेसिस पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द अबव इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो प्रेसिडेंट है। अब हम जुडिकेचर को कवर कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अ हाई कोर्ट जज टू बी अपॉइंटेड एज द जज सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 5 इयर्स है कि मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज अ हाई कोर्ट जज टू क्वालिफाई एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस हु डज अ सुप्रीम कोर्ट जज टेक द ओथ बिफोर। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसके सामने जो है वो ओथ लेनी है, ये चीज आपने गौर से देखनी है कि ओथ आपने प्रिपेयर करना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसके सामने लेनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किसके सामने लेनी है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसके सामने लेनी है और हाई कोर्ट के जजेस ने किसके सामने लेनी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसने ओथ लेनी है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओथ किसके सामने लेनी है, प्रेसिडेंट के सामने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द चीफ जस्टिस इज एब्सेंट। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो प्रेसिडेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द चीफ जस्टिस इज अनअवेलेबल। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे आप किसको जो है वो लेके आएंगे, मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज को लेके आएंगे। उसके बाद हु मस्ट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज। तो एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट ने जो है वो अप्रूव करना है। वेयर इज द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज इन इस्लामाबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि अंडर आर्टिकल 184(1) व्हाट टाइप ऑफ जजमेंट्स डज द सुप्रीम कोर्ट इशू इन गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स। तो डेक्लेरेटरी जजमेंट्स जो है वो इन्होंने इशू करनी है। देन द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अंडर व्हिच कंडीशन। सो इफ फंडामेंटल राइट्स आर इन्वॉल्व्ड, इफ द प्राइम मिनिस्टर अलाउज, इफ द हाई कोर्ट रिक्वेस्ट, इफ द पार्लियामेंट पासेस अ रेजोल्यूशन। तो इसका दुरुस्त जवाब है इफ फंडामेंटल राइट्स आर इन्वॉल्व्ड तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकती है मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग व्हिच हाई कोर्ट शुड इन्फोर्स अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हु डिसाइड्स। तो मैंने आप तमाम लोगों को लेक्चर देते हुए बताया था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है तो इसकी इन्फोर्समेंट में जो फैसिलिटेशन होती है ये वो हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में उस ऑर्डर ने इन्फोर्स होना होता है। तो फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जो कि सिंध की जुरिस्डिक्शन में, सिंध के प्रोविंस की जुरिस्डिक्शन में जो है ना उसने इन्फोर्स होना है। तो अब जो सिंध हाई कोर्ट है उसने इसमें फैसिलिटेट करना है, और इन केस इस जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट हो कि किसकी जुरिस्डिक्शन में, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बनता है इन्फोर्समेंट या सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बनता है, तो फिर इसकी डिसीजन किसने करनी है, तो इसका डिसीजन करना है जी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिसीजन, ओनली हाई कोर्ट्स, ओनली द फेडरल गवर्नमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियल अथॉरिटीज इन पाकिस्तान, ओनली द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियल अथॉरिटीज इन पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट को उसके डिसीजंस को इन्फोर्स करने में एड करते हैं, असिस्ट करते हैं। देन हु कैन मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए जो कवायद ज़वाबित रूल्स बनाए जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ने जो है वो इनको अपॉइंट करना है अंडर आर्टिकल 175A। Then next question कि what is the minimum age requirement to be appointed as a judge of a high court। तो 45 years minimum आपकी एज होनी चाहिए। Who administers the oath to the chief justice of high court। अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की ओथ के बारे में पूछा जा रहा है। आप तमाम लोगों ने देखा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने किसके सामने ओथ ली, प्रेसिडेंट के सामने ओथ ली। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसने ओथ लेनी है जी गवर्नर के सामने, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के बकिया जजेस की ओथ किसने लेनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ओथ लेनी है। अगर सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ओथ लेनी है। उसके बाद व्हेन कैन द प्रेसिडेंट अपॉइंट एन एडिशनल जज to the high court, when judge position is vacant, when a judge is absent or unable to perform duties, when it is necessary to increase number of the judges, all of the above। इसका दुरुस्त जवाब जो है all of the above है। इसको हमने बड़ी डिटेल में जब हमने जुडिकेचर का सेक्शन पढ़ा था तो हमने कवर किया। उसके बाद which high court has benches at बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये बेंचेस हैं और ये बेंचेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हैं। उसके बाद अ डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन only the Supreme Court, all courts in Pakistan, all courts subordinate to it, only lower courts in the same province। तो all courts subordinate to it, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है इनके ऊपर।
तो ये हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उस सीरीज़ का हिस्सा थे जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इन सवालों में से मेजॉरिटी को आप सॉल्व कर चुके होंगे। इन क्वेश्चंस का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको बताया जाएगा कि एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन जिस भी आर्टिकल से सवाल बनाया जा सकता है तो किस तरह से बनाया जाएगा, और आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करने के लिए सवाल ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उसको एक क्लिक पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।